सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं? गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस पहले पहले का हो चुका है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं इस पूरे पोर्शन को। और देखो, मैंने नीट पीवाईक्यू बहुत पीवाईक्यू आए हैं, देखो भर भर के। जहाँ हाईलाइटर दिख रहा है ना, वहाँ पीवाईक्यूज आए हैं, देख सकते हो आप पूरे में। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करने वाले हैं इसको, यहाँ तक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये वाला मैंने आपको पहले बता के रखा है सबसे पहली वीडियो में, इसका बस इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली इसको समझा दूंगा कंप्लीट तरीके से। ओके, तो लेट्स गो गाइस। सो लेट्स बिगन। देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं सबसे पहले। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट्स का बनना ही गैमेटोजेनेसिस होता है। ओके, मेल्स के अंदर गैमीट्स के फॉर्म में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, इसलिए हम इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। फीमेल्स के अंदर क्या बनता है? ओवम बनता है, इसलिए हम इसको oogenesis बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। और ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी में आते हैं ना बॉयज़, 12-13 साल के हो जाते हैं, तब जाकर उनका स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये मेल्स में प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता के रखा है, आपने देखी होगी, और नहीं देखी तो उसको जाके एक बार देख लेना, ठीक है ना। ये टेस्टिस के अंदर होता है क्या? एक लोब होता है, उस लोब के अंदर क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसा दिखता है? इस तरीके का दिखता है कुछ, तो हम इसको भी अभी देख लेंगे आगे, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में, जो आउटसाइड में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, आउटर स्पेस, उस स्पेस को क्या बोल देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोल देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, और इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इंटरस्टिशियल सेल्स, या उसको हम लेडिक सेल भी बोल देते हैं। क्या? लेडिक सेल्स भी बोल देते हैं। ये क्या काम करते हैं? सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन, सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं मेल हार्मोन एंड्रोजन को। तो एंड्रोजन में मेनली मेल्स के अंदर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो अब ये इन चीज़ों को यहाँ से समझते हैं, ये सारा चीज़ बन के रखा है, ठीक है। मेल जर्म सेल क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है और उससे स्पर्म बनता है। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाता है माइटोटिक डिवीजन करके। साइटोली सेल क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। क्या? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और सिक्रीट एबीपी क्या? यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है एबीपी? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट कौन करेगा? सर्टोली सेल। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। मान के चलो ये एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये वाला ऊपर से। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मैं इसको ऐसे काटूंगा और ऐसे देखूंगा तो गोल दिखेगा, ठीक है। तो वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। एक कंपार्टमेंट में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो 1 2 3 मैंने ये बना के रखे हैं 3। मेनली मैंने ये बनाया है, तो इसी तरीके से दोनों होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये आउटर जो है ना, ऊपर ऊपर की साइड जो सेल हैं गोल गोल ब्राउन कलर से, उनको मेल जम सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेल जम सेल, ठीक है। और ये ग्रीन कलर से ये क्या है? ये सर्टोली सेल है। क्या है? ये सर्टोली सेल। सबसे पहले 2 कंपोनेंट हो गए ना, मेल जम सेल ऊपर होते हैं आउटर सरफेस पे, और ये कुछ अंदर से जो अंदर तक रहते हैं डीप, ये क्या होते हैं? सर्टोली सेल बीच बीच में, ठीक है। और जो इसके बाहर का जो स्पेस है ना, पूरा आप स्पेस देख रहे हो ये खाली खाली, इसको बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे लिख रहा होगा इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, जो क्या बनाते हैं? एंड्रोजन बनाते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं मेल्स के अंदर। ओके, अब इसको हम देखते हैं थोड़ा आगे से, ठीक है। यहाँ से देखो, ये जो वो है ना मेल जम सेल पहले माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा? स्पर्मेटोगोनियम बना देगा। स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहला दिख रहा होगा आपको, इसको ये डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। फिर स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉयड होता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये क्या होगा? हेप्लॉयड होगा। अब डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनना है तो माइटोटिक डिवीजन होगी, और डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनना है तो मियोसिस डिवीजन होगी। ये तो आप सबको पता ही होगा। डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनता है तो माइटोटिक, और डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनता है तो मियोसिस। ओके, अब देखना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा? स्पर्म।
स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म्स का बनना क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये फिनोमेना क्या होता है। अब यहाँ पे इसको एक और बार थोड़ा उससे देख लेते हैं, वो साइकिल हमने लिख के रखी है फ्लो डायग्राम के फॉर्म में, जो कि एनसीईआरटी में भी दे के रखा है। प्राइमोडियल जर्म सेल यानी ये जो यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, ये माइटोसिस करते हैं पहले और क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा। माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये भी डिप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनना है तो माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, तो डिप्लॉयड में क्या क्या होता है, मेल स्पर्म में डिप्लॉयड में क्या होता है, 44 क्रोमोसोम प्लस XY, 44 क्रोमोसोम प्लस XY। ठीक है, अब फिर मियोसिस फर्स्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, जो कि हिप्लॉयड होगा। और यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा, फिर से मियोसिस सेकंड से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनते हैं, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में, नीट में, हर जगह पूछा जाएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखो नीट 2022 में क्वेश्चन भी आया है, 2024 में भी आया था इससे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही साल लिख के रखी है। ठीक है, तो स्पर्म कैसा होता है, एक स्पर्म होगा, मतलब 4 स्पर्म बनते हैं बेसिकली, एक स्पर्मेटिड से मतलब 4 बनते हैं स्पर्म। ठीक है, इनमें 4 में से 2 में क्या होगा, 22 प्लस X, और 2 में क्या होगा, 22 प्लस Y, क्योंकि हिप्लॉयड होते हैं ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि प्राइमोडियल सेल से यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनना है। पहले अपने साइज को इंक्रीज करे, मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। अब यहाँ से डिप्लॉयड बनना है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है माइटोटिक डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है पहले, तो ग्रोथ फेज हो गया ये। फिर अब ग्रोथ फेज के बाद ये मैचुरेशन फेज होगा। ठीक है, ये फेज आपको नहीं पूछेगा, बेसिकली आपको ये पूछेगा। आप अगर इस पूरी प्रोसेस को भी लिखेंगे ना अपने बोर्ड में, तो आपको पूरे नंबर देगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर पूछ ले और आप इस पूरे फ्लो डायग्राम को बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पे नहीं काटेगा। ठीक है, अब मैंने यही चीज़ देखो, यही चीज़ यहाँ पे समझाइए, यही चीज़ सेम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ले लिया जो कि डिप्लॉयड होती है। मियोसिस फर्स्ट हुई, 2 वो बन गए, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। इनके अंदर फिर दोबारा मियोसिस सेकंड होगी, तो मियोसिस सेकंड से इससे 2 स्पर्मेटिड बनेंगे, इससे 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। तो ये चारों स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म्स में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के बनने को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ये याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी प्रोसेस चल रही है इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पूरी प्रोसेस। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ये याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखी है डेफिनेशंस की, 2024 में भी क्वेश्चन आया है इससे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड का स्पर्म बनने को क्या बोल देते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, देखना, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म एम्बिएटेड इनटू सर्टोली सेल टू गेट न्यूट्रिशन। मतलब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है ना, जब स्पर्म बन जाते हैं, तो जो स्पर्म है ना वो एम्बिएटेड होता है कहाँ पे, सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल में घुस जाता है, क्यों, न्यूट्रिशन के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गई है ऑरेंज कलर से। अब ये स्पर्म ना देखो सर्टोली सेल में घुस रहे हैं, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये देखो इधर बनने के बाद ये देखो सर्टोली सेल में घुस गए हैं स्पर्म। क्यों घुस गए हैं सर्टोली सेल में, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। ओके, दोबारा सुन लो, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गए ल्यूमन में, यहाँ पे बीच में स्पर्म बन गए। अब ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, सर्टोली सेल में जाएंगे, सर्टोली सेल में जाएंगे, क्यों, न्यूट्रिशन के लिए। यहाँ पे भी मैंने देखो थोड़ा सा बना के रखा है कि देखो ये बीच में स्पर्म है, फिर ये सर्टोली सेल्स में जा रहे हैं अंदर की साइड, जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो सर्टोली सेल है, और उसके अंदर स्पर्म एंटर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब कहाँ पे आ गए स्पर्म्स, कहाँ पे आ गए, सर्टोली सेल में आ गए। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, सर्टोली सेल में आ गए स्पर्म।
ओके, न्यूट्रिशन लेने। अब यहाँ पे देखना रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम साइटोली सेल, साइटोली सेल के अंदर आ तो गए, अब साइटोली सेल से बाहर निकल के जाएंगे ना, देखना रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम साइटोली सेल इनटू ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है, बीच वाला हिस्सा होता है ल्यूमन, ये बीच वाला, ठीक है ना। पहले स्पर्म यहाँ पे आ जाएंगे, न्यूट्रिशन लेने के बाद दोबारा इधर ही जाएंगे ल्यूमन में, ठीक है, दोबारा ल्यूमन में जाएंगे। तो वही प्रोसेस बोलिए कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम साइटोली सेल इनटू ल्यूमन इज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही तो है ये पूरा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साइटोली सेल से स्पर्म न्यूट्रिशन लेने के बाद साइटोली सेल से ल्यूमन में जाएंगे ना दोबारा, उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, स्पर्मिएशन। ये भी नीट में आया हुआ है। तो बेसिकली कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो जाती है, स्पर्मिएशन में और स्पर्मियोजेनेसिस में। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम साइटोली सेल, साइटोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना, ठीक है, क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है। ये एनसीईआरटी में लिख के रखा है नीचे वाली लाइन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ओवरऑल लिख दिया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है। लेकिन अगर आपको मोर एक्चुअल पूछे, जो मोर ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगी या ज़्यादा जो डीप होगी ना, वो ऊपर वाली है, और एनसीईआरटी में नीचे वाली सिंपल सी लाइन दे रखी है। तो ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, आपको ये दोनों लाइन ध्यान में रखनी चाहिए। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम साइटोली सेल इनटू ल्यूमन, साइटोली सेल से ल्यूमन में स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन होता है। और एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना क्या है, स्पर्मिएशन। ओके, अब हम देख लेते हैं स्पर्म। स्पर्म कुछ इस तरीके का दिखता है आपका। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस और एक्रोजोम आता है, 2 चीज़ आती है, न्यूक्लियस और एक्रोजोम। नेक में क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल आते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ओके, मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और फिर होती है टेल, जो चौथा पार्ट है वो होता है टेल। ओके, अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट दिख रहा है आपने, मैंने जो येलो कलर से करके रखा है, ये क्या है, हेड। इस हेड के अंदर देखो ऊपर जो ब्लैक कलर से ये एक्रोजोम है, और नीचे जो ऑरेंज कलर से वो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखते हैं एक्रोजोम क्या है। एक्रोजोम फॉर्म्ड बाय गोल्गी, जो गोल्गी बॉडी होती है ना, वो गोल्गी बॉडी ही मॉडिफाई हो जाती है किसमें, एक्रोजोम में, स्पर्म के केस में। किसके केस में, स्पर्म के केस में, ठीक है। और कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ही, फिल्ड विद एंजाइम, एंजाइम से भरा हुआ है, किससे, एंजाइम से। वो एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम को हम बोल देते हैं लाइसिन। मतलब एक एंजाइम नहीं है, बहुत सारे एंजाइम है, उन एंजाइम्स को मिला के हम क्या बोल देते हैं, लाइसिन। लाइसिन किस में, ये एंजाइम्स किस में हेल्प कराते हैं, ओवम होता है ना, ओवम को पेनिट्रेट कराने में हेल्प करवाते हैं। किस में, जैसे ये ओवम है, यहाँ पे ओवम में जब स्पर्म जाएगा ना, तो स्पर्म को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, तो उसी को बोल देते हैं कि लाइसिन हेल्प्स इन अ पेनिट्रेटिंग ओवम। ओवम में पेनिट्रेट करता है स्पर्म, जब ओवम के अंदर जाता है तो पेनिट्रेट करता हुआ जाता है। तो वो किसकी मदद से करता है, वो लाइसिन या एंजाइम्स की मदद से पेनिट्रेट करता है। ओके, ये आपका हेड वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आते हैं नेक पे। ये देखो बीच में छोटी सी नेक दिख रही है, और यहाँ पे मैंने 2 बना के रखे हैं बिंदी, एक ब्लैक पॉइंट से, एक ब्लू पेन से, 2 डॉट बना के रखे हैं। तो ये ब्लू वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ब्लू वाले को क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रॉक्सिमल क्या कौन सा है और डिस्टल कौन सा है, ठीक है। तो देखो प्रॉक्सिमल जो हेड के पास होगा, पास वाला प्रॉक्सिमल होता है, हमेशा याद रखना है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये पास है तो ये प्रॉक्सिमल होगा, और ये दूर है तो ये डिस्टल होगा। ये हमेशा हर जगह लागू होगा कि पास वाले को क्या बोल देते हैं हम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूर वाले को क्या बोलते हैं, डिस्टल। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है। देखो यहाँ से ब्लू वाला फिलामेंट जा रहा है ना, एंड तक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाएगा, एक्सियल फिलामेंट, क्या बनाएगा, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। अब आते हैं मिडिल पीस पे। ये हो गया मिडिल पीस, ये नेक वाला रीजन था, ये मिडिल पीस आ गया। तो मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लगी होती है, जो ग्रीन कलर से दिख रही है, ये स्पाइरली अरेंज्ड है, कुछ इस तरीके से, स्पाइरली अरेंज्ड यानी कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। देखो मैंने बना के भी रखा है, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होती है कहाँ पे, मिडिल पीस में। ओके, अब देखो ये एक्सियल फिलामेंट कहाँ से निकला है, डिस्टल सेंट्रियोल से निकला है। पूछ सकता है कि एक्सियल फिलामेंट कहाँ से निकलता है, डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है। एक्सियल फिलामेंट एंड तक जाता है, ठीक है। ये वाला, ये किस में हेल्प करवाता है, ये मोटिलिटी में हेल्प कराता है बेसिकली। अब ये वाला पोर्शन, लास्ट पोर्शन क्या है, टेल। टेल किस में हेल्प करवाती है, टेल भी हेल्प करवाती है मोटिलिटी में,
किस में हेल्प करवाती है, टेल का क्या फंक्शन होता है, मोटिलिटी, ताकि जो स्पर्म है ना वो घूमता 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 ओवम के पास जा सके। ठीक है, अब आप देख रहे हो पेंसिल से मैंने एक यहाँ पे पूरे में एक लेयर बनाई होगी, पूरे में ऊपर से यहाँ पे एंड तक पेंसिल से एक आउटर लेयर, उस आउटर लेयर को क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कवर करती है होल स्पर्म को, पूरे स्पर्म को कवर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ये, एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन, जब एजैकुलेशन होता है यानी जब स्पर्म है ना जो यूट्रस के अंदर जाता है वजाइना के थ्रू, ठीक है, तो उस टाइम पे ना जब एक सीमन निकलता है मेल बॉडी से, वो सीमन कितना होता है, 2.5 से 5 ml, 2.5 से 5 ml होता है सीमन। कितना होता है, 2.5 से 5 ml। उस सीमन के अंदर क्या होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने स्पर्म होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। सबसे पहले सीमन कितना होना चाहिए, 2.5 से 5 ml, और उसके अंदर कितने मिलियन स्पर्म होते हैं, 200 से 300 स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, सॉरी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर, 2.5 से 5 ml सीमन के अंदर। ओके, अब नॉर्मल फर्टिलिटी यानी नॉर्मल बच्चे पैदा करने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, यानी 200-300 मिलियन स्पर्म में से जो 60% स्पर्म है ना उनकी नॉर्मल शेप होनी चाहिए, नॉर्मल साइज होना चाहिए। ठीक है, अब ये नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज आ गया। अब नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज वाले स्पर्म में से 40% स्पर्म में क्या होनी चाहिए, विगरस स्पीड। अब दोबारा सुन लो एक और बार, पूरे स्पर्म में से 60% क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज, और इन 60% में से, इन 60% के 40% बोल रहा हूँ, टोटल का 40% नहीं, 60% में क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज, और इनमें जो आ गए इस 60% में जो आएंगे ना, वो 60% के 40% की क्या होनी चाहिए, विगरस स्पीड। दोबारा सुन लो, एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, आउट ऑफ विच 40% शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन हो चुका है आई थिंक खत्म। अब यहाँ पे बस एक हार्मोनल वाला बचा है, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं हार्मोन किस तरीके से रेगुलेट करते हैं स्पर्म को। ठीक है, तो देख लो, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकलता है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH। ओके, ये फिर क्या करता है, ये स्टिमुलेट देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा स्टिमुलेशन, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, LH और FHH रिलीज कर देगी। LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FHH माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको LH को मेल के केस में बोल रहा हूँ, फीमेल के केस में नहीं, मेल के केस में ICSH भी बोल देते हैं। ठीक है, या LH रखो आप, सिंपल कॉम्प्लिकेट मत करो, लेकिन बस इतना याद रखना, अगर पेपर में ICSH भी दे दे तो उसका मतलब भी क्या है, LH ही है। ठीक है, अब देखते हैं LH क्या करता है, स्टिमुलेट लेडिक सेल मतलब जो इंटरस्टिशियल सेल उनको स्टिमुलेट करता है, और वो क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन मेनली कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, LH की वजह से, दोनों की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, LH क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, वो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, अब FSH का देख लेते हैं। FSH क्या करता है, स्टिमुलेट सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, और क्या सिक्रीट करवाएगा, सर्टोली सेल से क्या सिक्रीट करवाएगा, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या सिक्रीट करवाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करवाएगा। ठीक है, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्पर्मेटेड को स्पर्म में बदल देगा। क्या कर देगा, स्पर्मेटेड को स्पर्म में बदल देगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते थे। क्या बोलते थे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस हिसाब से स्पर्मियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट कर देगा। तो देखो, ये नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया, 24 में, 23 में भी क्वेश्चन आया, सीक्वेंस से पूछ लेगा कि कौन सा हार्मोन क्या करता है मेल्स के अंदर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम oogenesis की तरफ। तो गाइज लेट्स स्टार्ट oogenesis। तो oogenesis में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम जर्म सेल। जो जर्म सेल है ना, उससे ओवम की प्रोसेस को बनने को क्या बोल देते हैं, oogenesis। ओके, स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है फीटल लाइफ में। जब जो फीमेल बेबी है ना वो पेट में होती है, तभी डिसाइड हो जाता है कि इसका oogenesis होगा या नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। जर्म सेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है, माइटोसिस। तो जब जर्म सेल से oogonia बनेगी ना, तो किस प्रोसेस से बनेगी, माइटोसिस से। ठीक है, और oogonia में क्या होते हैं, 44 क्रोमोसोम प्लस XX।
क्योंकि फीमेल्स के अंदर XX होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो 44 क्रोमोसोम प्लस XX, तो क्योंकि ये डिप्लॉयड है ना, इसीलिए इसमें इस तरीके से होगा। अबाउट 2 मिलियन ऊगोनिया आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी, मतलब एक ओवरी में 2 मिलियन जो ऊगोनिया है वो बचपन में फीटल लाइफ में ही बन जाती हैं। फीटल लाइफ यानी जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब पेट में होती है ना फीमेल्स, तभी बन जाती हैं कितनी ऊगोनिया, कितनी बन जाती हैं 2 मिलियन एक ओवरी में। ध्यान रखना ईच ओवरी लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, जैसे मेल्स में होता था। अब यहाँ पे भी माइटोटिक डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। ये सेकेंडरी, ये भी डिप्लॉयड होगा। ये प्राइमरी oocyte कहाँ पे बनेगा, ये फीटल लाइफ की बात चल रही है अभी। अभी क्या किसकी बात चल रही है, फीटल लाइफ की, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ की ही बात चल रही है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड होता है। और अरेस्ट कहाँ हो जाएगा, इन प्रोफेज, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बस बनने के बाद प्रोसेस बनेगी, स्टार्ट होगी और अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट यानी रुक जाएगी कहाँ पे, प्रोफेज में और मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के प्रोफेज में रुक जाएगी, ठीक है। दोबारा सुन लो कि ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बनता है, स्टार्ट होता है कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फिर अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। किसके प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के में, ओके। अब उसके बाद देखो यहाँ पे oocyte ही दिखाई है मैंने। अब एट चाइल्डहुड, यानी जब मतलब बच्चा बर्थ करता है ना, यानी जब फीमेल से जो जन्म लेती हैं, और जन्म लेने से या बचपन से लेके प्यूबर्टी तक, जब तक वो प्यूबर्टी में नहीं आ जाती, बेसिकली वो भी 11-12 साल में जब प्यूबर्टी में नहीं आ जाती फीमेल, तो प्यूबर्टी में आते आते कितने फॉलिकल्स बचते हैं, 60,000 से 80,000, जस्ट 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। यहाँ पे देखो कितने थे, 2 मिलियन थे एक ओवरी में। अब यहाँ पे कितने बचे, 60,000 से 80,000 बचे एक ओवरी में, ओके। अब जैसे ही जब प्यूबर्टी में आती है ना, प्यूबर्टी में आती है तो मियोसिस फर्स्ट होती है, ठीक है। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट तो स्टार्ट यहीं से हो गई थी, यहाँ से स्टार्ट हो गई थी इसके बाद, लेकिन ये अरेस्ट हो गई थी ना, समझ रहे हो, अरेस्ट हो गई थी प्रोफेज 1 में और मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट क्या कंटिन्यू करती है, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी में आती है, फीमेल्स प्यूबर्टी में आती है ना, तो मियोसिस फर्स्ट होती है कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन क्या है मैं आपको बता दूंगा आगे। ओव्यूलेशन वही प्रोसेस होती है ओवम का सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना बेसिकली, ठीक है। तो कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन से पहले क्या कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस 1। मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ठीक है ना। इनसे नीट PYQ आया था कि सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी और ओवम ये कैसी प्लॉइडी के होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte बनती, अब बन तो गई सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte एंटर मियोसिस 2। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 में एंटर कर जाएगी। यहाँ पे मियोसिस 1 हुई, 1 के बाद मियोसिस 2 होगी, तो मियोसिस 2 में एंटर तो कर जाएगी बट गेट अरेस्टेड इनटू मेटाफेज 2, मतलब मेटाफेज में यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये याद रखना कि अरेस्ट कहाँ पे होगी। तो जो प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट है ना, वो कहाँ पे अरेस्ट होगी, अरेस्ट यहाँ पे लिख रहा होगा, सॉरी, अरेस्ट एट प्रोफेज 1 और मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आएगी, तो मियोसिस 2 में कहाँ पर अरेस्ट हो जाएगी, वो मेटाफेज 2 में, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे मियोसिस जो सेकंड है वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट ऑन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। देखो जब इस ये ओवम है और ये स्पर्म है, जैसे ही ओवम स्पर्म को टच करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड मियोसिस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ओवम बनेगा। अब याद रखना ओवम बनेगा कब, जब बनेगा जब इसे स्पर्म आके बाउंड करेगा। कौन बाउंड करेगा, स्पर्म आके जुड़ेगा या स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा, तब ओवम बनेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। सेकेंडरी oocyte है, ये देखो सेकेंडरी oocyte है, यानी ये वाला है सेकेंडरी oocyte और ये स्पर्म है। सेकेंडरी oocyte से जब स्पर्म आके मिलेगा तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अब देखना यहाँ पे जैसे ये सेकेंडरी oocyte है, अब इस सेकेंडरी oocyte से देखो स्पर्म आके मिला, यहाँ पे स्पर्म आके मिला, तो स्पर्म जैसे इसे टच होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। तो ओवम कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब आपकी जो oogenesis प्रोसेस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो, आप नोट कर सकते हो, सारी सीक्वेंस वाइज चीज़ें लिखी हैं। आप इसको लिख के आओगे ना एग्जाम में, बोर्ड के में, एक नंबर नहीं काटेगा, सिंगल मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा है बस। अब यहाँ पे एक और बार मैं इसको समझ लेता हूँ, समझ लेते हैं अपन। प्राइमरी oocyte है,
प्राइमरी यूसाइट डिप्लॉयड होती है, दिखाया था। प्राइमरी यूसाइट में मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी यूसाइट बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। अब इस सेकेंडरी यूसाइट से जैसे ही स्पर्म आगे टच करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी। दोबारा सुन लो, प्राइमरी यूसाइट मियोसिस 1 करेगी, सेकंड प्राइमरी यूसाइट बनेगा, सॉरी माय बैड। प्राइमरी यूसाइट क्या करेगी, मियोसिस 1 करेगी तो सेकेंडरी यूसाइट बन जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा। सेकेंडरी यूसाइट से जैसे ही स्पर्म आगे टच होगा तो क्या बन जाएगा, वो ओवम बन जाएगा। ओवम बन जाएगा और ओवम के साथ क्या बन जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन है, पोलर बॉडी फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है ना, उसकी वजह से क्या बन जाती है, पोलर बॉडी बन जाती है, ये याद रखना। पोलर बॉडी फिर बाद में क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। देखो यहाँ पे पिलॉइडी से क्वेश्चन आया नीट 2020 में पूछा था कि सेकेंडरी यूसाइट, ओवम, ठीक है ना, और फर्स्ट पोलर बॉडी की पिलॉइडी कैसी होती है, तो हेप्लॉइड होते हैं तीनों। क्या होते हैं, हेप्लॉइड। ओके, अब जो फॉलिकल्स हैं, मैंने आपको बेसिकली बताया था, आपको पहली वीडियो में दिखाया था, ये सब पढ़ा के रखा हुआ। तो यहाँ पे ना ये ओवरी के अंदर ये चीज़ चलती है। ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है ये। तो इनको पढ़ते हैं अब थोड़ा डिटेल में, किस किस तरीके से होता है और क्या क्या काम करता है। ठीक है, लेट्स गो, ये लास्ट पेज है। डेवलपिंग फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है ना, उसके ऊपर एक लेयर होती है, सिंगल सेल लेयर, एक सेल की होती है लेयर। उस सेल को क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल। क्या बोल देते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल। और इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte। क्या होता है, प्राइमरी oocyte, यानी ये होता है प्राइमरी oocyte। ओके, जब ये ग्रेन्युलोसा, जब प्राइमरी फॉलिकल होता है ना, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल। जैसे जैसे ये ग्रो करता जाता है ना, तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बना, तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, ये ग्रेन्युलोसा सेल है ना, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे एक लेयर थी सिंगल लेयर, यहाँ पे 2-3 लेयर आ गई, और इस सेल के ऊपर की लेयर आ जाएगी थीका। क्या बोल देंगे उसको, थीका। और यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइमरी oocyte ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल बनेगा। टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, ये जो थीका है ना, ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ये थीका 2 में डिवाइड हो जाएगी, थीका इंटरना, अंदर वाली इंटरना हो गई और बाहर वाली एक्सटर्ना हो गई। और इसमें एक कैविटी बन जाएगी, देखो ये ऑरेंज कलर जो जिसमें हो रहा है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाएगी। इसको क्या बोल देंगे हम, एंट्रम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एंट्रम बोल देंगे। और यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte भी हो सकता है, सेकेंडरी oocyte भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम इसमें बता नहीं सकते कि कौन होगा, लेकिन इसमें प्राइमरी oocyte होगा और इसमें भी प्राइमरी oocyte होगा। लेकिन टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ओके, अब टर्शरी फॉलिकल के बाद बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर होता है। ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। अब देखो डिवाइड होकर बहुत बड़ा हो चुका है ग्राफियन फॉलिकल, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये फुल डेवलप एंट्रम, जो कैविटी थी ना एंट्रम, वो फुल डेवलप हो चुकी है ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, और यहाँ के इसके अंदर सेकेंडरी oocyte मिलेगा। क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte मिलेगा इसके अंदर, ये याद रखना। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte ही मिलेगा। और सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर मिलेगी, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं हम उसको, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या होता है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, और किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है, सीक्रेट बाय सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, जब मैच्योर हो जाती है, ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो, ग्राफियन फॉलिकल के केस में मैच्योर फॉलिकल है ना, तो जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये अपने इधर से इस लेयर को बना देता है। ये नॉन सेलुलर होती है, याद रखना, नॉन सेलुलर लेयर होती है, और किसके द्वारा बनती है, सेकेंडरी oocyte के द्वारा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रैप्चर करेगा, यानी टूटेगा। रैप्चर करेगा तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी, रैप्चर करेगा तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी। देखो रिलीज क्या होगा, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, ओवरी से सेकेंडरी oocyte क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। यहाँ पे मैंने आपको बता के भी रखा था, देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी, इसको क्या बोल देंगे हम, ओव्यूलेशन। ओके, क्या बोल देंगे, ओव्यूलेशन। फिर इसमें क्या बन जाएगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, नीट में कुछ नया हुआ है, जब कॉर्पस ल्यूटियम होगा ना, तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ेगा, लेकिन मेनली क्या इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा मेनली। अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हो ना, तो एक ऑप्शन लगाना, मेनली क्या इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन। जब कॉर्पस ल्यूटियम आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन मेनली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसेस है ओव्यूलेशन, इससे भी नीट 23 में क्वेश्चन आ रखा है कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ओवम नहीं,
रिलीज ऑफ ओवम हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। ओवरी से सेकेंडरी oocyte का निकलने को क्या बोलेंगे हम, ओव्यूलेशन बोलेंगे बेसिकली। जब सेकेंडरी oocyte से स्पर्म आके टच हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग भी करिए। ठीक है, मैं अभी NCERT से नोट्स बनाता हूँ साथ साथ और आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, फिर आने वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे बचा हुआ चैप्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ही बचा है, 2 क्लास लगेंगी मैक्स टू मैक्स, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ।